जा रहे हैं मई जून 2023 पेपर होते हैं जी। पहला दिया था कि एक स्टोन दिया हुआ है और कि उसकी किस तरीके से सबसे ज्यादा मतलब उस वो सिंक करे, उसकी वाटर से डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, relative कंपैरिजन है। तो वी नो दैट कि वाटर की जो डेंसिटी है वो है जी 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। तो अब अगर सी और डी को देखें तो ये तो स्ट्रेट अवे गलत है बिकॉज ऑफ द यूनिट्स। अगर हम ए को देखें तो ये है जी 800। एनीथिंग लेस देन 1000 विल नॉट सिंक। ठीक है, इट्स ए कॉमन सेंस। तो द राइट आंसर इज बी। गीगामीटर, टेरा, माइक्रो, पिको, ऑल और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट इज टेरा 10 to the power +12 एंड स्मॉलेस्ट इज पिको 10 to the power -12। अब अगर हम अगले क्वेश्चंस की बात करें तो ये कह रहा है टू मेजरमेंट फॉर अ सॉलिड स्फीयर अ गिवन मास डायमीटर, दीज वैल्यूज आर यूज्ड टू डिटरमाइन द डेंसिटी। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास ओवर वॉल्यूम। तो आपके पास परसेंटेज ऑफ डेंसिटी इज परसेंटेज ऑफ मास एनी अनसर्टेनिटी, इट कैन बी एनी वैल्यू, वो सिर्फ और सिर्फ प्लस होती है। तो अब परसेंटेज ऑफ मास निकालने के लिए तो आपने क्या करा, 0.1/32.5 × 100, 0.1/32.5 × 100। आंसर आया आपके पास 0.3%। अगर आप वॉल्यूम का फॉर्मूला देखें तो वो है जी स्फेयर का 4/3 πr³ और आर है आपके पास d/2। तो फॉर्मूला बन जाता है 4/3 πd/2 का क्यूब। सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये बन जाता है, 4 कट जाता है, 3 कट जाता है, पाई कट जाता है। तो ये बन जाएगा डी का क्यूब ओवर 8। 8 भी कट जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ वी बराबर होगा परसेंटेज ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय 3। तो परसेंटेज ऑफ डी कैसे निकलेगी? 0.04 डिवाइडेड बाय 1.87 इंटू 100 इंटू 3। ये आया जी आपके पास 6.4। तो इस फॉर्मूले में अगर आप पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.3, ये रहा, +6.4, दैट इज 6.7%। अगला सवाल आपसे कहता है, एन एयरक्राफ्ट ट्रेवल्स अलोंग हॉरिजॉन्टल पाथ, वेक्टर एडिशन अगर हम करें कि ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, अगर हम इस वेक्टर को यहाँ रेप्लिकेट करें तो ये रिजल्टेंट बनेगा आपके पास। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। अब हमें ये पता है कि भाई ये रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी वन मीटर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1 मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। तो ये किधर होगा? 2 meters ड्यू साउथ। A rock is launched vertically upwards from a surface of earth and an identical rod is launched vertically upwards from Mars। यहाँ से इसको फेंका, दोनों सूरतों में 12 है। मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी 0 हुई एंड देन वापस। तो ये वाला जो शेड कर रहा हूं मैं, ये है अपवर्ड अर्थ का और ये है अपवर्ड मार्स का। तो अब आपके पास पहले अगर हम अर्थ की कैलकुलेशन करें तो 1/2 12, मैक्सिमम वेलोसिटी 12 है दोनों की, इंटू ये है 1.2, तो बनता है 0.5 इंटू 12 इंटू 1.2। आंसर आ रहा है जी 7.2 मीटर हाइट अचीव की उसने अर्थ पे। अगर हम मार्स की बात करें तो 1/2 12 इंटू ये आ रहा है आपके पास 3.2। तो ये बन गया 0.5 इंटू 12 इंटू 3.2। 19.2 मीटर्स जो है वो उसने मार्स पे की। आपसे सवाल में डिफरेंस मांग रहा है, तो आप 19.2 माइनस 7.2, दैट इज 12 meters ए।
Which statement describes the mass of an object? Resistance to the state. Mass की सिर्फ inertia के अलावा कोई definition हो नहीं सकती. A submarine of total mass 3200 kilogram is rest. Rest का मतलब आप thrust and weight are equal. The total mass of submarine suddenly changes, decrease by 200, यानी 3200 से decrease होके आपके पास 3000 हो गया. by pumping water the upthrust is unchanged. upthrust change नहीं हुआ. total weight vertically upward acceleration चाहिए. तो आपको पता है अपथ्रस्ट वेट के बराबर है, तो पहले ऊपर वाला अपथ्रस्ट निकाल लेते हैं. 3200 इंटू 9.81, ये अपथ्रस्ट आ जाएगा 3200. कैसे? ये क्योंकि आपके पास बैलेंस था, तो आपके पास आंसर आया 31,392. अब अगर मैं रिड्यूस्ड का निकालूं तो वो हो जाएगा 3200 माइनस 200 इज 3000 इंटू 9.81. 29,430. अब फॉर्मूला लगेगा अब थ्रस्ट माइनस वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन. 31,392 माइनस 29,430 इज इक्वल टू 33,000 इंटू ए. जब हम ये करेंगे 31,392 माइनस 29,430 1962 divided by 3000 is equals to A. 0.654, that is B. फिर हम अगली की बात करें कि आपके पास क्या है जी. आपके पास अगला जो सवाल है वो आपसे क्या कह रहा है. अगला सवाल आपसे कह रहा है, अब बॉक्स इन एयर स्लाइड्स विद इंक्रीजिंग स्पीड. अब इंक्रीजिंग स्पीड हो रही है और यहाँ आपको टोटल रेजिस्टिव फोर्स दी हुई है, यानी एक आपके पास फ्रिक्शन होगी और एक आपके पास एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस आ रही है. तो टोटल फ्रिक्शन में आपके पास फ्रिक्शन, टोटल रेजिस्टिव फोर्स में और एयर रेजिस्टेंस शामिल है. अगर एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो आपके पास टोटल रेजिस्टिव फोर्स बढ़ रही होगी, और आपके पास जो है वो जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है वो कम हो रहा होगा. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी. Speed of approach is equals to speed of separation, qx vx plus vy, that is a. अब वो आपसे क्या कह रहा है, a rod is pivoted at point O. वो कह रहा है आपसे कि मोमेंट O के अक्रॉस कह रहा है. we know that कि force and distance should be perpendicular. तो आप ये वाला नहीं ले सकते because this is not at 90 degree with O. तो आपका होगा F मल्टीप्लाई बाय ओ वाई, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा. अगला है जी यूनिफॉर्म रॉड एक्स वाई. हमें ये डिस्टेंस नहीं गिवन, इज पिवटेड एट 10. अगर ये टोटल 2x है तो यहाँ से लेके यहाँ तक x होगा. आपसे वो कह रहा है कि आपने f की वैल्यू बतानी है. तो f की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, मैं ये कहता हूँ सम ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज. तो 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू f sin theta, because I want to find out the vertical component into 2x. x से x चला गया तो मेरे पास क्या आया भाई, f. तो बेसिकली मैंने क्या करा, f इंटू 1/2 इंटू 2. तो ये 2 कट गया तो मेरे पास f 10 न्यूटन के बराबर आया. Two solid cube x and y are made of material of same density. Cube x has twice the mass of cube y. Length x, length y. तो अब आपको पता है मास ऑफ x जो है वो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ y है, ये दिया हुआ. ठीक है, तो आपके पास मास ऑफ x ओवर x क्यूब यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ y ओवर y क्यूब. तो 2my ओवर x क्यूब इज इक्वल टू my ओवर y क्यूब. जब आप x क्यूब और y क्यूब को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपके पास आएगा my से my कैंसिल कर दें
तो ये मेरे पास आ रहा होगा आपके पास वन अंडर रूट टू विच इज 1.26। वो कह रहा है आपसे अगला सवाल कि भाई आप व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रेशर। तो डिफरेंस इन प्रेशर ये 10 है ये 6 है, तो ये कितना हुआ बेटा 4। तो प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है रॉ जी एच। रॉ गिवन है आपको 2000, जी आपको गिवन है 9.81 और एच आपको 4 एक्सपोनेंट माइनस टू। तो आपने क्या करा 2000 इंटू 9.8 इंटू 81 एक्सपोनेंट माइनस टू 784 विच इज दैट इज इक्वल इनटू 780। फिर अगर हम बात करें स्ट्रीम टरबाइन इज यूज्ड टू पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट is that's T. A variable force is applied to ensure that constant power is supplied to a train. Graph force and velocity. आपको और हमें ये बात पता है कि पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। यानी अगर मैं बात करूं तो पावर अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू फोर्स। अगर पावर को के कॉन्स्टेंट है तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो ये कुछ बॉल्स लॉ वाला आपके पास सिनेरियो बनता है एंड टू द राइट आंसर इज ए। फिर वो आपसे क्या कह रहे हैं ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन डिस्टेंस एक्स डाउन अ स्ट्रेट रोड स्लोप द स्लोप इज एट एन एंगल थीटा। तो आपके पास जो जी की वैल्यू निकलेगी एक्सेलरेशन निकलेगी वो निकलेगी जी साइन थीटा। ठीक है जी। अब आपके पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS है। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशन आपको चाहिए। इट वाज एट रेस्ट, ये दिया हुआ था। तो ये u जीरो हो गया प्लस 2 जी साइन थीटा इंटू एक्स, क्योंकि डिस्टेंस एक्स दिया हुआ है। तो अब v चाहिए तो अंडर रूट 2g साइन थीटा इंटू एक्स विच इज b। what is the spring constant? Spring constant is force extension, force per unit extension. F is equals to ke, k is equals to f upon e. Right answer to this question is D. फिर वो कह रहा है आपसे a child holds a thin metal wire that is attached to a kite. The graph shows extension from 100 to 150. यानी पहले 100 का निकलेगा फिर 150 का निकलेगा एंड देन चेंज यानी कि माइनस। तो आप क्या करेंगे 1/2 100 इंटू 0.3 एक्सपोनेंट मिलीमीटर इंटू 0.3 एक्सपोनेंट माइनस 3। आपके पास आया 15 मिली जूल्स। ठीक है जी। अब 150 का करें 1/2 150 इंटू 0.45 एक्सपोनेंट माइनस 3। 0.5 इंटू 150 इंटू 0.45 एक्सपोनेंट माइनस 3 33 मिली जूल्स। उसने क्या मांगा आपसे चेंज। तो 33 मिली जूल्स माइनस 15 मिली जूल्स। तो 33 माइनस 15 is 18 millijoules, 18 point something which is 19 millijoules equivalent to। ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है आपसे 80 माइक्रोफोन डिटेक्ट्स अ साउंड वेव, द माइक्रोफोन इज कनेक्टेड टू अ सीआरओ। वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको सीआरओ से एम्पलीट्यूड एक्स एक्सिस से नहीं निकल सकता, वाई एक्सिस से निकलता है। सीआरओ से स्पीड और वेवलेंथ नहीं निकाले जा सकते। सीआरओ के एक्स एक्सिस से आप टाइम पीरियड निकालते हैं और टाइम पीरियड से आप जो बेसिक पैरामीटर निकालते हैं वो है जी फ्रीक्वेंसी। फिर वो क्या कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। वाओ दिस इज वेरी ट्रिकी। उसने लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रांसवर्स बना के आपके सामने रखा है और वो लेफ्ट टू राइट ऑसिलेट कर रही है। और उसने ये बताया कि डिस्प्लेसमेंट टू द राइट आर पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट टू द लेफ्ट आर नेगेटिव। यानी कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब अगर मैं इसका एरो बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा और यहाँ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अब वो क्या कह रहा है कंप्रेशन कहाँ है।
देखें कंप्रेशन क्या होता है, जहाँ मैक्सिमम कंप्रेशन, तो अगर मैं बी को देखूं तो ये ऐसे और ऐसे यानी पार्टिकल्स करीब आ रहे होंगे, सो द कंप्रेशन पॉइंट इज बी। और अगर इस सवाल में वो आपसे ये कहता है कि रेयर फ्रैक्शन बताएं, तो रेयर फ्रैक्शन में पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, सो द राइट आंसर वुड बी डी। ए और सी उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको दिए थे। To a source emits X emits a sound wave of constant frequency, frequency constant है. The wave is subsequently received at the stationary detector, एक detector है जो खड़ा हुआ है. The frequency is detected is less than, यानी observed frequency less है. Observed frequency less है, तो ये कौन सा केस होगा बेटा? That the object is moving away from the observer. So the C is right answer. A beam of visible light is in vacuum. Beam of visible light यानी इसकी वेव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है. हमें स्पीड पता है 3.0 एक्सपोनेंट 8. अगर मैं स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट की फ्रीक्वेंसी निकाल लूं तो मुझे रेंज पता लग जाएगी कि फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है. तो मैं कहूंगा C इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा. C अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एफ. 3.0 एक्सपोनेंट 8 अपॉन, पहले छोटा वाला लेते हैं, 400 एक्सपोनेंट माइनस 9. तो मैंने क्या करा भाई, 3.0 एक्सपोनेंट 8 400 एक्सपोनेंट माइनस 9, 450 होगा. 7.5 एक्सपोनेंट 14. ये चीज दे नोट करने की. अब यही काम मैं हाईएस्ट वेवलेंथ के लिए कर लेता हूँ. C इज इक्वल टू एफ लैम्डा. F is equals to C by lambda. 3.0 exponent 8 over 700 exponent minus 9. तो मैं क्या करता हूँ, 3.0 exponent 8 700 exponent minus 9, तो मेरे पास कितनी आ रही है, आपके सामने है 4.28 exponent 14. तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. द राइट आंसर इज डी. वर्टिकली पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट, ये 2023 में ऐड हुआ था मेलिस लॉ. इंटेंसिटी इज 45, पहले 45 पे शिफ्ट किया और उसके बाद दोबारा 45 पे शिफ्ट किया. तो मेलिस लॉ क्या कहता था, I1 इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 45. तो ये आया आपके पास 1/2 I1. फिर आपने कहा I2 इज इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर 45, ये हो गया 1/2. तो 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4. फिर आते हैं जी आगे. स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड बिटवीन टू प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. प्रोग्रेसिव वेव्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? दे शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी, यस इट इज द रिक्वायरमेंट, ये होनी चाहिए. सेम वेवलेंथ, यस इट इज द रिक्वायरमेंट. दे मस्ट ट्रैवल एट द सेम स्पीड, ये भी रिक्वायरमेंट है. कांस्टेंट फेज डिफरेंस इंटरफेरेंस के लिए रिक्वायर्ड है, प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव के लिए नहीं. सो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ये मेरा आंसर है. 26. A sound from a loudspeaker placed a tube causes resonance of air. Two nodes and two anti nodes, यानी ये नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है. अब मुझे पता है नोड टू नोड जो होता है वो हमेशा लैम्डा बाय 2 होगा. एंटी नोड टू एंटी नोड हमेशा लैम्डा बाय 4 होगा. तो टोटल लेंथ इज 60. तो मैंने कहा L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4, which is equals to 3 lambda over 4. So 0.6 is equals to 3 times lambda over 4. 0.6 multiplied by 4 over 3 is lambda. So 0.6 into 4 divided by 3 is 0.8. लैम्डा मेरे पास 0.8 सेंटीमीटर आ रहा है. फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मेरे पास फॉर्मूला है C इज इक्वल टू एफ लैम्डा. C F इज इक्वल टू C बाय लैम्डा. C दी गया है मुझे 340, लैम्डा है 0.8 एक्सपोनेंट माइनस 2. क्यों भाई? क्योंकि स्पीड मिली सेकेंड मीटर्स पर सेकेंड में, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा.
तो मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा, 340 ओवर 0.8 एक्सपोनेंट माइनस 2, 42,500 which is equals to 430 हर्ट्स। ठीक है जी, 42,500 यानी कि 430। Continuous progressive water wave in a ripple tank passes through a gap in a barrier in a diaphragm. The width of gap is greater than the wavelength of the wave, which changes cause the wave to spread over large, यानी you need to increase diffraction। अब diffraction increase करने के दो तरीके थे, या तो आप वेवलेंथ बढ़ाएं या आपका स्लिट साइज कम करें। तो अब आप क्या करेंगे, आप स्मॉल डिक्रीज इन द विड्थ ऑफ गैप, यानी कि आप गैप जो है ना वो कम करेंगे। अभी क्या है, ये वेव आ रही है और ये इस तरीके से जा रही है, आपने इसको सर्कुलर करना है, यानी डायफ्रैक्शन बढ़ानी है, तो आप उसके साइज को कम करेंगे। The diagram shows view from a double slit interference demonstration as monochromatic light intensity। Oh wow, intensity यानी यहाँ से लाइट जा रही है और यहाँ से लाइट जा रही है, तो 2a यानी कि ट्वाइस एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रही है। और हमें पता है इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू a नॉट का स्क्वायर यानी कि I ओवर 2a का स्क्वायर बन रहा है जी। और अगर वो एक बंद कर दे तो तब क्या होगा, आई न्यू ओवर ए का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली बन जाएगा आई न्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर इंटू I1। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो 1/4 आपके पास इंटेंसिटी आई। राइट आंसर इज डी। फिर वो आपसे क्या कह रहा है, ग्रीन लाइट और वेवलेंथ 550 नैनोमीटर, ये आपको वेवलेंथ दे दी गई। डायफ्रैक्शन 3 में ये आपको डिस्टेंस दे दिया गया। ठीक है, थर्ड ऑर्डर यानी कि N3 है आपका 0.75 क्या है डिस्टेंस, यानी डायफ्रैक्शन वैल्यू निकाल। तो मैं यहाँ से एंगल निकाल, मुझे पता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 0.75 डिवाइडेड बाय 3.5। तो थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 0.75 ओवर 3.5, ये क्या आता है जी, शिफ्ट टेंजेंट ब्रैकेट 0.75 ओवर 3.5, मेरा एंगल आ रहा है जी 12 डिग्री। अब d साइन 12 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 550 नैनो। पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, ये आ रहा है 1.65 एक्सपोनेंट माइनस 6। तो d को अगर सब्जेक्ट बनाना है तो साइन 12 डिवाइड हो जाएगा, आंसर डिवाइड 1.65 एक्सपोनेंट माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1.65 माइनस 6 डिवाइडेड बाय साइन 12। तो ये आ रहा है, मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ आप लोगों को, 7.9 एक्सपोनेंट माइनस 6। देख लीजिए ये सामने जिसको मैं हिला रहा हूँ 7.9। ठीक है जी, अगला है जी आपके पास वॉच विच चार्ज कैन बी कैरीड बाय चार्ज। करिए, चार्ज की वैल्यू जो Q हमारे डेटा सेट में गिवन है विच इज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 90। अब वो कह रहा है कौन सा चार्ज है, तो आप Q इज इक्वल टू N इंटू ई करेंगे और आप इनको इससे डिवाइड करते चले जाएं, जो पॉजिटिव इंटीजर जिसमें आ रहा होगा वो आंसर सही होगा। यानी 1.1 एक्सपोनेंट माइनस 19, 1.1 एक्सपोनेंट माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा, तो ये आंसर गलत है। 11/16, तो ए गलत है। अब अगर मैं वापस जाऊं और c को डिवाइड करूं 4.8 एक्सपोनेंट माइनस 19, तो ये भी मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा। अगर मैं d को डिवाइड करूं तो मेरे पास ये भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा, एक्सेप्ट दिस, ये आ रहा है मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर। सो
मेरे पास सी इज द राइट आंसर। A resistor of resistance R is connected across a cell of electromotive force of negligible internal with single change to the circuit would lead to largest increase in the power. अब we know power is equals to current into voltage। अगर मैं voltage बढ़ाऊंगा तो मेरे पास power बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा भाई, सीधी सीधी सी बात है कि मैं अपनी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बढ़ा दूंगा। अगला सवाल बहुत ज्यादा यूनिक है, ट्रिकी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इसके अंदर क्या किया गया है जी, इसके अंदर आपके पास 9 स्ट्रैंड हैं, यानी 9 वायर हैं। एक थिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके पास थिन है। तो आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, टोटल रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर। आपको पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन, ये किसके लिए बेटा, थिन के लिए। थिकर वाच ने एरिया क्या दिया आपको, 4। तो R इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन 4a। ये किसका बेटा, थिक का। तो अब आप जब इसको सॉल्व करने जाते हैं पैरेलल के लिए, वी नो द फॉर्मूला 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 1 अपॉन रॉ एल अपॉन 4a, ठीक है जी, प्लस 1 अपॉन रॉ एल अपॉन ए। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दी, 8 स्ट्रैंड है ना, होल इनवर्स। जब मैं ये करूंगा तो ये बन जाएगा 4a प्लस 8a ओवर रॉ एल, ठीक है जी। 4a और 8a बन जाता है 12a ओवर रॉ एल इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। मुझे रॉ को सब्जेक्ट बनाना है, रेजिस्टिविटी निकालनी था, तो ये बन जाएगा 12a r over L. So the right answer is D. A car has sensors for detecting the light intensity and temperature of its environment. The sensor light dependent resistor, light dependent resistor क्या करता था, क्या आपके पास टेम्परेचर लाइट इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। थर्मिस्टर क्या है, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो वो क्या कह रहा है आपसे कि वार्म एंड डार्क से कोल्ड और ब्राइट में आ रहा है। टेम्परेचर आपके पास कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा, आपके पास थर्मिस्टर की बढ़ जाएगी, और एलडीआर का क्या होगा, इसका ऑपोजिट। सो द राइट आंसर इज सी। अब वो यहां से उसने सर्किट है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये वाला ऑन हो जाएगा, ये वाला ऑन हो जाएगा, ये वाला ऑन नहीं होगा। तो आपके पास लैंप 1 और लैंप 2 दोनों ऑन होंगे। डायोड के लिए कंडीशन क्या है, कि डायोड की कंडीशन ये है कि बैटरी और डायोड का टर्मिनल शुड बी सेम इन ऑर्डर टू अलाउ द करंट टू पास। अगर करंट पास करवाना है तो बैटरी और डायोड टर्मिनल शुड बी सेम, ठीक है जी। आगे आते हैं जी। The Kirchhoff's first law is a consequence of this conservation of which quantity? We know that first law is of charge, law of conservation of charge कहते हैं उसको, करंट से रिलेट करता है। 3 आइडेंटिकल सेल्स यानी सबकी रेजिस्टेंस सेम है, कनेक्टेड टू ईएमएफ। अच्छा अब ये देखें पहले, बैटरी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सही जा रहा है, ये पॉजिटिव, ओ ये माइनस होगा। आपको लेवल से बताया गया था कि अगर सेल की डायरेक्शन सेम हो तो माइनस होता है। तो ये बन जाएगा E प्लस ई माइनस ई, दैट इज इक्वल टू 2E माइनस ई इज इक्वल टू E। अब तीनों आइडेंटिकल है, तीनों पे सेम वोल्टेज शेयर होगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, E by 3 is equals to the potential difference across each resistor, इक्वली शेयर हो जाएगा। ये सवाल बड़ा ट्रिकी है। पोटेंशियोमीटर्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर कंपैरिजन पर्पसेस। तो अब वो क्या कह रहा है आपसे कि एमीटर की रीडिंग 0 है। उसने क्या करा, एलडीआर को कवर कर दिया। जब एलडीआर को कवर कर दिया तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस चेंज हो गई। जब रेजिस्टेंस चेंज होगी तो आपके पास यहाँ की रेजिस्टेंस चेंज होगी तो यहाँ की भी चेंज होगी। इन ऑर्डर टू रीबैलेंस दिस यू हैव टू मूव दिस साइड। अगर आप इस साइड लेके जाएंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस कंपेयर होगी, यहाँ की रेजिस्टेंस जो वोल्टेज कम हो रहा होगा, तो फिर आपको बैलेंस करने के लिए सी करना पड़ेगा। What are isotopes? Chemistry students can easily tell कि भाई केमिस्ट्री के क्या कहते हैं, मास सेम एटॉम एलिमेंट का होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होता है। ये आते हैं जी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी 39 की, कि अगर एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम पर हिट होता है तो दो चीजें बनती हैं।
एक बनता है जी बैरियम, मेरे ख्याल से 141 और दूसरा बनता है जी क्रिप्टॉन। और वो आपसे पूछ रहा है कि कितने न्यूट्रॉन बनेंगे, वो चाहिए। अब अगर मैं ये कंपेयर करूं तो बेटा ये तो 236 है, ये 92 है। यहां कंपेयर करूं तो ये 233 है, और ये तो मेरे ख्याल से 92 ही आ रहा है। तो इसका मतलब 233 में क्या ऐड करूं कि वो ये 236 होगा, द आंसर इज 3। तो आपके पास कितने होंगे, 3 होंगे। क्लियर है ये बात जी। आखिर में आते हैं, पाइमीजॉन has a charge of plus E where E is the elementary charge and up quark and another quark। अप क्वार्क का चार्ज क्या होता है बेटा, +2/3 E। तो आपने ऐसा क्या एक क्वार्क ऐड करना है जिससे आपके पास क्या हो, नेट चार्ज E आ जाए। तो आप डाउन का चार्ज क्या है आपके पास, डाउन होता है आपके पास -1/3E। तो आप एंटी डाउन, तो आप क्या करेंगे एंटी डाउन या तो आपके पास क्या हुआ, +2/3E -1/3E इज इक्वल टू E। तो आप क्या लगाएंगे, एंटी डाउन। ये याद रखिएगा, सेम वो नहीं लगता है, कोई और जिससे वो इक्वेशन वैलिडेट हो जाए वो लगता है। आई होप ये वाला पेपर आप सबको समझ आया होगा। इफ देयर इज एनी क्यूरी डू लेट मी नो, आई विल एड्रेस इट अगेन। अस्सलाम वालेकुम।